अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मिच्छो नाव रुजुता बनकर। मैंने साल 2019 में यूपीएससी की परीक्षा पास की है। आपने काफ़ी सुना होगा यूपीएससी के बारे में या इस आईएएस एग्ज़ाम के बारे में। आजकल तो यूट्यूब पे एक एस्पिरेंट्स नाम की सीरीज़ भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है जो यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में है। तो क्या है ये यूपीएससी एग्जैक्टली? तो यूपीएससी का फुल फॉर्म इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक इंस्टीट्यूशन है ये यूपीएससी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाला गया? तो इट वाज कंसिडर्ड, तब ऐसे लगा कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो हमारे देश के लिए काम करते हैं, तो उनका जो सिलेक्शन है वो काफ़ी अनबायस तरीके से या एक बहुत ही मेरिटोक्रेसी बेस्ड, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा टैलेंट है, उनके मेरिट पर उनका सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि उनके सिफारिश या कोई कॉन्टैक्ट्स पे। तो इसीलिए इस इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन किया गया। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। नॉट ओनली द सिविल सर्विस एग्ज़ाम, पर इंजीनियरिंग सर्विस के लिए या इकोनॉमिक सर्विस के लिए या हमारे जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसके लिए भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसका भी सिलेक्शन यूपीएससी ही करती है। ये जो दिल्ली में बेस्ड ये हमारी इंस्टीट्यूशन है, ये सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। पर आज हम स्पेसिफिकली जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस मतलब जो जिससे हम सिविल सर्वेंट्स सच एज आईएएस, आईपीएस, ये सारे जो हम सिलेक्ट करते हैं इस देश के लिए, उसके बारे में, उस एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे। तो एग्ज़ाम के बारे में बात करने से पहले मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से मिसकंसेप्शंस बहुत सुने हैं यूपीएससी के बारे में, कि इतनी इतनी सारी गलतफहमियां हैं कि ये एक दुनिया का सबसे टफ और सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, या सिर्फ जो टॉपर या पढ़ाकू टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं, या सिर्फ ऐसे एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ वही एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, या बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है। तो ऐसे सारी गलतफहमियां लोगों में हैं, पर इनमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। इट्स ट्रू कि ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ एग्ज़ाम है। हर साल अराउंड 5 to 6 लाख लोग इस एग्ज़ाम के लिए अपियर होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं की जा सकती, या सिर्फ एक टाइप के ही स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। मुझे सच्ची ऐसे लगता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कैपेसिटी है, आप बहुत एक स्टूडेंट है जो लगन से पढ़ाई कर सकते हैं, और आपके पास बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, तो आप वो डिसिप्लिन लेके प्लान करके और सिस्टमेटिकली पूरा सिलेबस कवर करके, अपने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सॉल्व करके, आंसर राइटिंग करके, ये सब चीज़ें करके ये एग्ज़ाम पास करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल बात नहीं है। आई थिंक एनी वन कैन रियली क्लियर द एग्ज़ाम, अगर आप ये मन में ठान ले कि अभी ये मुझे करना ही है और मैं उतनी मेहनत करने ही वाली हूँ या करने वाला हूँ। और मतलब मैंने 2 साल पहले ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। वैसे हर साल हज़ार से ज़्यादा लोग ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो ज़रूर आप भी ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपके पास वो राइट काइंड ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन मतलब क्या, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्यों करना है, या आपको सिविल सर्विस में क्यों जाना है, आपको आईएएस या आईपीएस क्यों बनना है। तो पहले आप ये अपने आप से ये सवाल पूछिए कि वाई डू आई वॉन्ट टू गिव दिस एग्ज़ाम, और वॉट इज़ इट दैट आई वॉन्ट टू डू आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। जो दूसरी चीज़ है जो आपको चाहिए वो है राइट काइंड ऑफ रिसोर्सेज और राइट काइंड ऑफ गाइडेंस। क्या आपको फुल टाइम कोचिंग करने की ज़रूरत है, या आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत है? तो कुछ सालों पहले या 4-5 सालों पहले शायद आपको ये करना भी पड़ता, पर अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। अभी हम 2021 साल में हैं,
और अब बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन है, ऑनलाइन अवेलेबल है। बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं यूपीएससी से रिलेटेड वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, या जो क्लासेस हैं जो दिल्ली बेस्ड या ऑल ओवर कंट्री में जो बेस्ट क्लासेस हैं उनका मटेरियल और उनके लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल है उनके खुद से ऐप से। सो द अनअकैडमी टाइप ऐप्स हैं, या विजन आईएएस के ऐप्स हैं, या बैजूस हैं, ऐसे अलग अलग क्लासेस के ऐप्स हैं जहाँ पे आप लेक्चर्स देख सकते हैं। इन एडिशन टू दिस मटेरियल जो है, मटेरियल मतलब जो स्टडी मटेरियल होता है, बुक्स हैं, क्लासेस के नोट्स हैं, या टेस्ट सीरीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। टेलीग्राम के जो चैनल्स हैं वहाँ पे भी आपको बुक्स पीडीएफ फॉर्म्स में नोट्स, ये सब चीज़ें टुडे इजीली अवेलेबल है। तो आपको क्या चाहिए, देन व्हाट इज़ द की टू सक्सेस? सो आई थिंक जो हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, और गुड क्वालिटी मेंटरशिप। मेंटरशिप मतलब अगर आपको कोई सवाल आए या आपको कुछ डाउट्स हो तो वो आपको सॉल्व करने के लिए देयर शुड बी समवन। सो आई थिंक दैट इज़ रियली व्हाट यू नीड। तो आप खुद 75 to 80% तो आपके हाथ में है, और द अदर 10 to 20% है वेयर द गाइडेंस और मेंटरशिप कम्स इन। तो वो आपको मिलने के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एट द एंड ऑफ दिस शो आई विल शेयर माई ईमेल आईडी विथ यू, या आपके पहचान में किसी और ने अगर यूपीएससी क्रैक किया है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर की है तो हमेशा उनका आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो you need to be a hard working individual, not a genius in order to clear the exam. तो ये सिविल सर्विस एग्जैक्टली क्या है? आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली सिविल सर्वेंट्स काम क्या करते हैं या वर्क प्रोफाइल उनका क्या होता है। जब आप यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, तो आप काफ़ी सारे जो देर आर 23 सर्विसेज, ओके, 23 अलग अलग सर्विसेज हैं। इनमें से 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं। ऑल इंडिया का मतलब कि अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उसके बाद आप इन 3 सर्विसेज में, दैट इज़ आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस पुलिस सर्विस, और आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस, दीज आर ऑल इंडिया सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि आप इंडिया में आपकी कहीं भी कौन से भी स्टेट में पोस्टिंग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस एंड ऑन योर रैंक। बाकी के जो सर्विसेज हैं उनको सेंट्रल सर्विसेज कहा जाता है। सेंट्रल सर्विसेज मतलब यू वर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इंक्लूड्स जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस है। रेवेन्यू सर्विस मतलब जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, जो और जो कस्टम्स और जीएसटी के ऑफिसर्स होते हैं, या पोस्टल जो ऑफिसर्स होते हैं, जो और कॉरपोरेट, लाइक आई वर्क इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो जो कॉरपोरेट मतलब सारे जो कंपनीज हैं इंडिया में उनका जो रेगुलेशन का काम करते हैं, ऐसे अलग अलग सेंट्रल सर्विसेज में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है और आपको समाज के लिए काम करने का मौका मिल सकता है। तो समाज के लिए काम करने का मौका अगर आपको चाहिए होगा तो सिर्फ सिविल सर्विस में जाना क्यों ज़रूरी है? वो तो आप एक एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं या खुद से भी काम कर सकते हैं। तो सिविल सर्विस में ऐसी क्या अलग बात है? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे मैं अभी आपके साथ महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है नंदुरबार नाम का, और नंदुरबार के एक छोटे से गांव में एक ट्राइबल फैमिली में से एक लड़के ने ये एग्ज़ाम पास की, और आज के दिन में वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। यूपीएससी के एग्ज़ाम पास करने के बाद वो आईएएस है। और जब पिछले साल कोरोना की फर्स्ट वेव आई तो उसके बाद उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि अरे अब तो चली गई वेव, अब तो हम काम बंद कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे 3 ऑक्सीजन प्लांट लगवाए। हर तरह से उन्होंने फंड्स इकट्ठा किए, कॉरपोरेट से या प्राइवेट लोगों से, हर जगह से उन्होंने फंड्स इकट्ठा किए, गवर्नमेंट से फंड्स लिए। नॉट ओनली ऑक्सीजन प्लांट्स, उन्होंने कोरोना के कोविड सेंटर्स सेटअप किए, उन्होंने कोविड की वॉर रूम उतनी ही स्ट्रांगली शुरू रखी, उन्होंने वहाँ पे वैक्सीनेशन किया। और ये काम उन्होंने इतनी ज़ोरों शोरों से शुरू रखा कि इस साल जब सेकेंड वेव मतलब कोरोना वापस से आ गया
तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जानें बच गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पावर्स का और अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बहुत अच्छी तरह से निभाई, और बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज अ वेरी केपेबल एंड वेरी इंस्पायरिंग सिविल सर्वेंट और आईएएस ऑफिसर। तो आपको लगता है कि आप भी अगर उनकी जगह होते, अगर आपको ये मौका मिलता कि आपका जो गांव है, आपका जो जिला है, वहाँ पे अगर नॉट ओनली कोरोना पर जो कोई आपको समस्या दिखती है, आपको लगता है वहाँ पे एनवायरनमेंट के इशू हैं, या वहाँ पे एजुकेशन का इशू है, हेल्थ का इशू है, या जो पोजीशन ऑफ विमेन है वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको आपके अराउंड जो प्रॉब्लम्स दिखते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे पता है कि इनको सॉल्व कैसे करना है, और सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं पर जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कि पूरे जिले का आप हेड बन सकते हैं, और सारे जो सरकार से फंड्स आते हैं या सारा जो एक्सपर्टीज आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, ये सारा यूज़ करके आप बहुत क्रिएटिव सॉल्यूशंस और लोगों के लिए काम कर सकते हैं, तो ज़रूर ये सिविल सर्विस ये आपके लिए ही बना है। सो नॉट ओनली पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविल सर्विस में ऐसा और क्या है? सच कहूँ तो ये बात तो मैंने भी पहले नहीं सोची थी, पर ये कोविड आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई कि जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें भी सिविल सर्विस में बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो अराउंड अस वी कैन सी कि अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई है, या ऐसे भी हुआ है कि उनकी सैलरीज कम हो गई है। पर इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आपको अपनी सैलरी बहुत रेगुलरली आती है, या आपको सैलरी कट्स भी फेस नहीं करने पड़ते। ये खुद के लिए नहीं, बट हम जब हमारे फैमिली के बारे में सोचते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमें पता है कि हम हमारी फैमिली को कोई भी सिचुएशन आए, वी कैन ऑलवेज सपोर्ट देम। हम उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट या एक स्टेबिलिटी जो है वो हम उनको हमेशा दे सकेंगे। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो है बीइंग अ सिविल सर्वेंट, जो मैं खुद आपको बता सकती हूँ कि एक बहुत चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट होता है। हर दिन जब आप ऑफिस जाते हो तो कुछ नए 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 इश्यूज आते हैं और आप उनको फेस कर सकते हो। तो जो आपको एक्सपोजर मिलता है कि समाज के अलग अलग लोग आपसे बात करने के लिए आते हैं, अपनी समस्याएं लेके आते हैं, और आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक वो जो फीलिंग आती है कि मैं कितने अलग अलग प्रकार के काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये बहुत ही एक अच्छी फीलिंग होती है। तो ये सारे काम एक सिविल सर्वेंट करते हैं, कि लॉ एंड ऑर्डर का काम हुआ, या डेवलपमेंटल वर्क हुआ, या टैक्सेशन का वर्क हुआ, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का वर्क हुआ, ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो ये परीक्षा का सिलेबस क्या है, या इस परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो अभी मैं आपको उसके बारे में शॉर्ट में बताऊंगी। सबसे पहला तो क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम। तो पहली क्वालिफिकेशन ये है कि आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए इन ऑर्डर टू गिव द एग्ज़ाम। और सेकेंडली, आफ्टर एज 21 यू शुड बी अ ग्रेजुएट। ग्रेजुएट मतलब आपका कौन से भी विषय में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो कौन सा विषय, इट मीन्स दैट बीए हो, बीकॉम हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, किसी भी क्षेत्र में आपका ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि आप ये एग्ज़ाम किसी भी भाषा में दे सकते हैं, ना सिर्फ इंग्लिश में या हिंदी में, पर आप ये एग्ज़ाम उर्दू में या कश्मीरी में भी ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न ऐसा है कि एग्ज़ाम अराउंड एक पूरे साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। पहली जो स्टेज है उसको प्रिलिम या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ऐसे कहा जाता है,
शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी बार आपने सुना होगा कि प्री एग्ज़ाम ऐसे उसको बोलते हैं। तो फर्स्ट लेवल इज़ प्री। द सेकेंड लेवल यूजुअली प्री मेन जून में होती है। उसके बाद आती है मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम होती है अक्टूबर में। और थर्ड स्टेज जो है उसको इंटरव्यू कहते हैं, और इंटरव्यू उसको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। और उसके लिए दिल्ली में जो यूपीएससी की हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, जहाँ 5 लोगों का एक पैनल होता है और वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो ऐसे 3 स्टेजेस होते हैं यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के। तो पहला जो स्टेज है जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, अराउंड 5 to 6 लाख लोग ये स्टेज देते हैं। तो इसमें 2 पेपर्स होते हैं टोटल। कौन से 2 पेपर्स? तो फर्स्ट पेपर इज़ जनरल स्टडीज़ एंड सेकेंड इज़ सीसैट। सीसैट मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये दोनों पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब आपने वो देखी होगी शो कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें वो ABCD ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो इस प्रकार के ये 2 पेपर्स होते हैं जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ABCD ऐसे ऑप्शंस होते हैं, और हर सही जवाब के आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं या 2 मार्क्स, और हर गलत जवाब के -0.66 मतलब 1/3 ये हर गलत जवाब पे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स सच एज हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटी, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट्स। और जो दूसरा पेपर है सीसैट का, उसमें लॉजिक, मैथ्स, जनरल रीजनिंग, अगर आपने कोई स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम दी है तो उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं उस प्रकार के लाइक टाइम, स्पीड, डिस्टेंस या वर्क, प्रोबेबिलिटी, इस टाइप के जो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस सेकंड पेपर में होते हैं। प्रीलिम के बाद आती है मेंस की एग्ज़ाम। तो आउट ऑफ 5 to 6 लाख पीपल, फाइनली 15,000 पीपल आर सिलेक्टेड फॉर द मेंस। मैं ये कहना भूल गई कि प्रीलिम्स में सिर्फ जनरल स्टडीज़ के मार्क्स ही काउंट होते हैं, और जो सीसैट या मैथ्स का पेपर होता है उसके मार्क्स काउंट नहीं होते, पर वो पास होना मैंडेटरी है। तो पास आउट ऑफ 200 यू हैव टू स्कोर मोर देन 66 मार्क्स इन ऑर्डर टू पास द सीसैट पेपर। और जो आपके जनरल स्टडीज़ के मार्क्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक मेरिट लिस्ट आती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर उनको मेंस के लिए 15,000 लोगों को सिलेक्ट करना है तो 15,000 पर्सन जो लास्ट पर्सन है उनके जो मार्क्स है वो कट ऑफ होता है। तो हर साल जो कट ऑफ होता है वो चेंज होता रहता है। तो इसके बाद अराउंड 15,000 पीपल लोग 15,000 लोग मेंस की एग्ज़ाम देते हैं। मेंस की एग्ज़ाम ये रिटन एग्ज़ाम होती है, जो हम हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं, इस प्रकार के रिटन एग्ज़ाम होती है। अराउंड 9 पेपर्स होते हैं मेंस में, और पहले 2 पेपर्स लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं। लैंग्वेज पेपर्स आर इंग्लिश और कोई भी रीजनल लैंग्वेज। तो आप जिस भी रीजनल लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, मतलब आपकी जो मदर टंग है, आप कश्मीरी में, उर्दू में, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में, मैंने मराठी में दिया था, ऐसे किसी भी लैंग्वेज में आप रीजनल पेपर दे सकते हो। और दूसरा होता है इंग्लिश का पेपर। तो ये इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज पेपर के भी मार्क्स काउंट नहीं होते, पर जब तक आप ये दोनों पेपर क्लियर ना करें तो आपके बाकी के पेपर चेक नहीं होते। तो यहाँ पे भी आपको 1/3 मार्क्स मिलने होते हैं आउट ऑफ 300। फिर आता है एसे का पेपर। किसी भी एक जनरल जो सोशल इश्यूज़ हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इस टाइप के किसी भी विषय पे आपको 2 एसेज लिखने होते हैं। इसके बाद आते हैं 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर। ये 250 मार्क्स का एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, और इसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 3 घंटे में आंसर्स जिसके लिखने होते हैं। तो जनरल स्टडीज़ 1 का जो पेपर है वो हिस्ट्री, जोग्राफी, सोसाइटी, इन टॉपिक्स पे है। जो दूसरा पेपर है वो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट स्कीम्स। थर्ड जो पेपर है वो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
इंटरनल सिक्योरिटी, इन टॉपिक्स पे है। और जो फोर्थ पेपर है जनरल स्टडीज़ 4, ये जो 2013 में जो सिलेबस चेंज हुआ तब इंट्रोड्यूस किया गया है। ये पेपर है एथिक्स और साइकोलॉजी के बारे में, बिकॉज आपको पता ही होगा कि एथिकल, ऑनेस्ट एंड इंटेग्रिटी, दीज आर द मेन क्वालिटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड इन अ सिविल सर्वेंट। इसलिए ये नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट होता है, जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लिया जाए, तो इट कैन बी एनीथिंग, आप कौन सा भी सब्जेक्ट, देर आर मोर देन 25 ऑप्शंस, और इसमें से आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वही आप ऑप्शनल में ले। आप ह्यूमैनिटीज से लेके मैथ्स और इंजीनियरिंग तक, कॉमर्स, मेडिकल साइंस, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे कोई भी विषय आप आपका अपना ऑप्शनल ले सकते हैं। क्या फैक्टर्स है, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करें, तो क्या आपको मटेरियल मिल रहा है, क्या आपको सिलेबस और क्वेश्चन पेपर देख के ऐसे लग रहा है कि येस आई कैन अटेम्प्ट दिस पेपर, या जो आपको इंटरेस्ट है या नहीं इस सब्जेक्ट में, और आपको राइट काइंड ऑफ गाइडेंस मिल रहा है या नहीं। दीज आर द मेन फैक्टर्स दैट यू शुड कंसिडर बिफोर चूजिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। After the mains, around 3,000 people are selected and called for the interview to Delhi. And out of those 2 to 3,000, finally it is 1,000 people who make it to the final list. जो फाइनल यूपीएससी की मेरिट लिस्ट आती है हर साल, आपने देखा होगा कि रिज़ल्ट बहुत ही वाइड पब्लिसिटी दी जाती है हर न्यूज़ में इस रिज़ल्ट को। तो वो इसमें फाइनली 1,000 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, इस 1000 लोगों में से यूजुअली जो टॉप 100 लोग हैं वो आईएएस को प्रेफरेंस देते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आईपीएस या बाकी सर्विसेज को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जो फॉरेस्ट सर्विस है, मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर आप बन सकते हैं। तो फॉरेस्ट के लिए मेंस अलग होती है सिविल सर्विस से, पर प्रीलिम एग्ज़ाम जो है वो सेम होती है। तो ये पूरा ये जो इंटरव्यू की प्रोसेस है ये यूजुअली फरवरी और मार्च में होती है। तो आपने देखा कि जून, फिर अक्टूबर और फिर फरवरी मार्च, से पूरा साल आपका पढ़ाई में चला जाता है, परीक्षा ही देने में, एग्ज़ाम देने में चला जाता है, और पढ़ाई के लिए तो 1 या 2 साल लगते हैं। तो फिर ये इतने साल, मतलब 2 साल, 2 से 3 साल मेहनत करना या पढ़ाई करना कैसे करते हैं यार। अगर मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपने कैसे किया मैम, तो मतलब कोई जैसे जादू की छड़ी या कोई ऐसी की नहीं है, बट आई विल टेल यू कि मेरे लिए इट वाज बिकॉज मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। मैंने ये सोचा था कि समाज के लिए और देश की प्रगति के लिए, डेवलपमेंट मतलब प्रोग्रेस के लिए, मैंने सोचा था कि मुझे पता था कि मुझे कंट्रीब्यूट करना ही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक मुझे पता था कि मुझ में वो कैपेबिलिटी है। मैंने ये सोच रखा था कि अगर मैं बहुत डेडिकेशन से पढ़ाई करूँगी तो आई हैव टू क्रैक द एग्ज़ाम, देयर इज़ नो अदर वे। तो मैं क्या करती थी, फिर मैं दिन में 10 से 12 घंटे विदाउट फेल पढ़ाई करती थी। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आज 16 घंटे पढ़ाई की, फिर कल ऐसा अभी सिर दर्द करने लगा कि अभी मैंने 16 घंटे पढ़ाई की तो आज तो मैं नहीं कर सकती, ऐसे आप नहीं कर सकते। रोज़ आपको अगर सिर्फ 8 ही घंटे पढ़ाई करनी है तो ठीक है, पर हर रोज़ ये पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी 2 से 3 साल, तो रोज़ 10 से 12 घंटे। और इफ़ आई एम ऑनेस्ट, ये बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल प्रोसेस है। ऐसे नहीं लगता कि मैं पूरा दिन पढ़ाई कर रही हूँ, कितना बोरिंग है। एक्चुअली अगर आप यूपीएससी की पढ़ाई करें तो ये एन्जॉयबल इसलिए है क्योंकि हम देश के बारे में और दुनिया के बारे में इतनी सारी नई नई चीज़ें सीखने लगते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस जो कंट्रीज़ के बारे में है, और इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ये सारी इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है कि सडनली आप जब न्यूज़ देखोगे या पेपर पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि अरे मुझे कितना ज़्यादा पता है देश के बारे में, और आप वो खुद से एनालाइज कर पाओगे और खुद के ओपिनियंस फॉर्म कर पाओगे।
ये बुकिश नॉलेज नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, मतलब सिर्फ बाय हार्ट कर रहे हो या रट्टा मार रहे हो, इस टाइप की पढ़ाई नहीं है. रैदर दिस इज़ मोर something that makes you think about yourself. You will discover yourself and aspects of your personality better. Like for example, यूपीएससी में हिस्ट्री के सवाल कैसे आते हैं, किस साल में पानीपत की लड़ाई हुई, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, बट रादर पानीपत की जो लड़ाई है वो पानीपत पे ही क्यों हुई, इस टाइप के सवाल आते हैं. यू नो, सो यू रियली हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग दैट यू स्टडी अबाउट. One more thing that I would like to tell you is that in order to crack this exam, I think you need to have a lot of self confidence and self belief. मतलब खुद पे विश्वास होना चाहिए. तो आप कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे आई एम नॉट गेटिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज, या मेरे आसपास जो एनवायरनमेंट है वो पढ़ाई के लिए कंड्यूसिव नहीं है, या मेरे पास सही बुक्स नहीं है या सही टीचर नहीं है. अगर आप खुद पे विश्वास रखो और अगर आप खुद पे बिलीफ रखो तो आई एम वेरी श्योर यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम. मैं पिछले कुछ सालों में कई बार कश्मीर में आ चुकी हूँ, और आई थिंक 2 to 3 years बैक मैं कुलगाम में आई थी एक सिविल सर्विस गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे मैं काफ़ी सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स से मिली और मैंने उनको पढ़ाया. और मैंने ये नोटिस किया कि कश्मीर के स्टूडेंट्स में इतना ज़्यादा कैपेसिटी है, इतने ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन है कि आई रिमेंबर हम जिस दिन जाने वाले थे उस दिन कुछ स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा, मतलब आई थिंक देयर वाज गोइंग टू बी अ कर्फ्यू और समथिंग, और उसके बीच में कितने सारे स्टूडेंट्स हमें मिलने आए और हमने एक्स्ट्रा क्लासेस, बिकॉज उनको एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब इतनी उनको पढ़ने की उनमें चाह थी और लगन थी कि हमने जाने से पहले भी वहाँ पे उनको गाइडेंस दिया था और एक्स्ट्रा क्लासेस लिए थे, बिकॉज उनको पढ़ना इतना अच्छा लगता था. बट मोर इम्पॉर्टेंटली इतने केपेबल थे. उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स भी क्रैक किए हैं. तो यू रियली हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू रियली हैव टू थिंक कि आपको ये क्यों करना है, और अगर आपको करना है तो आप किस प्रकार की मेहनत करने के लिए तैयार हैं. तो फिर आगे आपका सवाल ये होगा कि ठीक है मैम, हमने अभी ठान लिया है कि हम ये करेंगे, तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप क्या है. तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप स्कूल में हो 11th-12th में और आप कॉलेज में हो, सो द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमें आदत नहीं होती. हमें बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दे आर बेसिक, और हम एनसीईआरटी से पढ़ना होता है, तो वो आपको थोड़ी आदत होगी, पर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग या करंट अफेयर्स की आदत नहीं होगी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक गुड क्वालिटी न्यूज़पेपर डेली पढ़ें. सो दिस कैन बी, आई वुड रिकमेंड द हिंदू नाम का एक न्यूज़पेपर है चेन्नई बेस्ड, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़पेपर. या इंडियन एक्सप्रेस आपने नाम सुना होगा. टुडे आप ये न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, इनके ई पेपर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या इनकी वेबसाइट पे आप ये न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं. इन एडिशन टू दिस, नेक्स्ट स्टेज इज़ कि आप एनसीईआरटी के बुक्स पढ़िए. एनसीईआरटी के बुक्स की लिस्ट आपको ईजिली वेबसाइट्स पे मिल जाएगी ऑनलाइन. अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, आपको मैं मेरी बुक लिस्ट भी भेज सकती हूँ. पर ये बुक लिस्ट काफ़ी स्टैंडर्ड होती है, इसलिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिल जाएगी जो एनसीईआरटी बुक्स की है. अगर आपको और कोई भी सवाल हो, सो दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट. इससे आगे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करके उसकी पढ़ाई कीजिए. अगर आपको लगता है अगर वो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है तो फिर तो आप सिलेबस देख के पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, या अगर आपको कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना है तो आप ऑनलाइन गाइडेंस ले सकते हैं. आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग जनरल स्टडीज़ और एसे राइटिंग. इफ़ यू नीड एनी हेल्प और एनी गाइडेंस रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. मेरा ईमेल आईडी है RDB, R for रुजुता, D for दिल्ली, B for बॉम्बे, rdb.upsc@gmail.com. So all the best with your preparation, and I hope
everything that I told you was helpful and that you found enough information about the exam. और मैं आशा करती हूँ कि जिस दिन आप एग्ज़ाम, आप सब लोग जो सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, तो मैं आशा करती हूँ कि जिस दिन आप लोग एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो मुझे आपको मिल के आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने का मौका मिलेगा. एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू इन टू द सर्विस एज एन ऑफिसर. ऑल द बेस्ट विथ योर प्रिपरेशन. बाय बाय. थैंक यू.